नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए छठवें चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। ये प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 7 बजते ही लोगों में उत्साह देखा गया। मतदाता घरों से निकले अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो वहीं प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, बनी रहें, इसको लेकर के भी पुख्ता इंतजाम देखे गए। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी है और गोरखपुर में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने लोगों से भी मतदान करने की अपील की। किस तरीके से चल रही है मतदान की प्रक्रिया, क्या कुछ इंतजाम है पोलिंग बूथ्स पर, इस पर जानकारी लेने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ संवाददाता विवेक दीक्षित जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राहुल का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, छठवां चरण में हम पहुंच चुके हैं। 7 चरणों में कुल इस मतदान, इस चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाना है। छठवां चरण कितना अहम है, किस किस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और क्या कुछ मायने निकलते हैं छठवें चरण के? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से जो चुनाव शुरू हुआ था वो जो आपकी निगाहें हैं वो गोरखपुर सदर सीट पे है, जहाँ शिक्षा मंत्री अधीर चंद चुनाव कृषि मंत्री प्रकार में वो मैदान में है। तो निश्चित तौर पर पूर्वांचल की जो 10 जिलों की 57 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है। इसमें 2 जिले अवध के हैं, बाकी जिले निश्चित तौर पर की बात करें तो बीजेपी जो 325 का उसमें आंकड़ा हुआ था, लेकिन इस बार की जो 2022 की जो स्थिति है वो कुछ अलग, क्योंकि एक तो सरकार के साथ मंत्री है, इसके अलावा कोविड के समय जो 2 साल लोगों ने काटा है उसका जो मुद्दा है वो काफी बड़ा है। निश्चित ये आज रण हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। भी अपील की है वोट ज्यादा से ज्यादा करने की। देखना होगा कि वो सभी चरणों में वोटिंग शहरों में जो बरसाता है वो दो-चार होना पड़ता है, वो ज्यादा संख्या में वोट करने देखना होगा। शाम 6 बजे तक जो मतदान चलना है उसका मतदान शुरू हो चुका है। ये मतदान शुरू हुआ है। बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से मायावती ने भी मतदान करने की अपील की है लोगों से भी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान करने के बाद लोगों से अपील की, पीएम मोदी ने भी लोगों से अपील की है। जिस तरीके से गोरखपुर की अगर बात की जाए तो इस बार गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कितने दबाव में वो नजर आए, इसको लेकर के गोरखपुर में क्या कुछ खास उनकी तरफ से वायदे किए गए, क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बात है, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा गोरखपुर से दांव पर है। योगी आदित्यनाथ सबसे पहली बार है वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, एक विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक वो लगातार गोरखपुर से सांसद है। गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में तमाम प्रयास लगाए जाते हैं, अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे, मतलब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी उनको गोरखपुर प्रत्याशी बनाया क्योंकि उनका वो चलता है। निश्चित तौर पर तमाम तरह के रोड है, तमाम तरह के वहां पर बड़े नेता बीजेपी के वो पहुंचे और निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट वो भी कहीं टक्कर देने की स्थिति में है। उसको दावा कर रही है कि वो बिल्कुल राहुल, देखिए पार्टियां हैं दावे कर रही हैं अपनी जीत को लेकर के, पूरी तरह से आश्वस्त है वो, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा जताया जा रहा है। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से छठवां चरण है ये 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है, इन 10 जिलों की इन सीटों को कैसे देखते हैं आप?
जी बिल्कुल, देखिए अगर बात पीछे की जाए 2017 के चुनाव की जाए तो कहीं ना कहीं 2017 में ये चुनाव हुआ था, 57 सीटों पे 46 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था और उसके अलावा जो सीटें मिली थी वो अन्य दलों को मिली थी। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बात अगर गोरखपुर की जाए, बलरामपुर की जाए, तो ये भाजपा के गढ़ माने जाते हैं। ये जिले प्रमुख जिले हैं। गोरखपुर के सदर सीट से इस बार खुद योगी आदित्यनाथ इस बार भाग्य आजमा रहे हैं। सुबह के 7 बजे उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर लिया और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से पीछे के इतिहास को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरती ये सीटें इस बार दिखाई दे रही हैं। 2017 से और 2022 के बीच में जो बदलाव हुए हैं, जो केंद्र जो राज्य सरकार की नीतियां रही हैं, उससे बहुत से लोग प्रभावित हुए, बहुत से लोग लाभान्वित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से इस बात का भी फायदा इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें इतने ज्यादा 2014 से लेकर 2017 इन 3 सालों में इतने ज्यादा फायदे सीधे तौर पर इन जिले हैं वहां की जनता को नहीं मिल पाया था। लेकिन 2017 के बाद जिस तरीके से जो फायदे मिले हैं तो कहीं ना कहीं से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ भी रहा है, लंबे समय से गढ़ रहा है। हालांकि विपक्ष की ओर से भी लगातार जो है दावे किए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि इस बार काफी अच्छी सीटें वहां से मिलेंगी। देखना होगा 10 तारीख को इन सभी चीजों का फैसला सामने आएगा। बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से आपने कहा कि फैसले लिए गए और उनका लाभ जनता को मिला और इसको एक प्लस पॉइंट सकारात्मक तौर पर भी देखा जा रहा है कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हमारे संवाददाता राहुल जैसे कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, राहुल आपका रुख कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इसका कितना असर देखने को मिल सकता है अब इन चुनावों पर? यह असर सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा? क्योंकि लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का काम करता है उनके लिए फैसलों को लेकर के। देखिए, निश्चित तौर पर 2017-2022 में 5 साल का गैप है और लगातार उत्तर प्रदेश का एक इतिहास भी रहा है कि अभी तक जो भी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है वो सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई। अभी तक जो मुख्यमंत्री बना है उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना है। 2007 से बात कर लें, मायावती पूर्ण बहुमत की सरकार में आई थी, लेकिन 2012 में अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत की सरकार में आए। 2017 की बात करें, भारतीय जनता पार्टी आई। ये तमाम वायदे किए गए, तमाम योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है सरकार की तरफ से। डबल इंजन सरकार की बात की गई, केंद्र में बीजेपी सरकार, राज्य में बीजेपी सरकार, लगातार वायदे किए गए। लेकिन जो रोजाना जिन लोगों को समस्याओं से सामना करना पड़ता है, चाहे महंगाई की बात कर ले, बेरोजगारी की बात कर ले, इसके अलावा जिस तरह से कोविड काल में लोगों ने पलायन किया, क्योंकि पूर्वांचल काफी पिछड़ा इलाका है, वहां पर काफी लोग, आपने देखा होगा कोविड समय में दिल्ली से, मुंबई से या अन्य राज्यों में जहां वो कमाने गए थे, वहां से कितनी मुश्किलों के बीच में वो वापस आए थे। सरकार ने कहा था कि जो भी मजदूर जो भी वापस आ रहे हैं सरकार उनको रोजगार देगी, लेकिन ऐसा कागजों पर ही था, यथार्थ में ये संभव नहीं होगा। तो एक बार फिर उन मजदूरों को उत्तर प्रदेश पलायन छोड़ करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे काफी अहम है। लखनऊ में जब मतदान हो रहा था उस समय भी हमने लोगों से बात की तो ये अहम मुद्दे थे। उनके लिए महंगाई मुद्दा था, उनके लिए बेरोजगारी मुद्दा था, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, जिस तरह से लोगों ने अपने को खोया कोविड समय में, जिस तरह से लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं कमी के चलते। बिल्कुल, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से राहुल ने कहा कि लोगों की उम्मीदें थी कि जिस तरीके से वायदे किए गए कि नौकरी दी जाएगी, अब पलायन के दौरान तमाम इस तरीके के आश्वासन दिए गए और उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया जा सका यथार्थ के धरातल पर। अब ऐसे में ये नाराजगी, जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो नाराजगी होती है मौजूदा सरकार से और उम्मीद होती है नई सरकार से। ऐसे में जब सत्ता में सरकार आती है तो ये उम्मीदें जब पूरी नहीं हो पाती हैं तो किस तरीके का माहौल बनता है और क्या ऐसा कुछ इस बार भी आपको देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है तो लगातार ये दोनों चीजें चलती चली आ रही हैं और यही वजह है कि विपक्ष को लगातार मौका मिल रहा है इन दोनों मुद्दों को उठाने का। हर जगह पे, हर प्रदर्शन के दौरान ये मुद्दे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और ये वो ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जो जनसाधारण है, आम जनमानस, वो सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। लेकिन बात अगर कोरोना काल की जाए, पलायन की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पलायन हुए, निश्चित तौर पर ये इन जो एरियाज हैं, जो पूर्वांचल के एरियाज हैं, यहाँ के सबसे ज्यादा लोग मुंबई या महाराष्ट्र जैसी जगहों पर काम करते हैं, काफी ज्यादा भारी आबादी में ऐसे लोग हैं, उनका पलायन हुआ, उनको नुकसान हुआ, उनको बेरोजगार दोबारा रोजगार नहीं मिल पाया। ये एक मुद्दा है और प्रभावी भी हो सकता है इस चुनाव में। लेकिन जिस तरीके से उनको दूसरे सपोर्ट्स दिए गए या राशन दिया गया, लगातार घर बैठे राशन दिया गया,
तो कहीं ना कहीं इससे इन सब चीजों की पॉजिटिविटी भी इस चुनाव में देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा ये जो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं से ये भी एक अपनी भूमिका इस चुनाव में निभाने वाला है। जिस तरीके से इन पूर्वांचल के इलाकों में से भी कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वहां से लगातार उनकी वापसी का जो सिलसिला है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं से ये पॉजिटिविटी भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। जिन जिन जिलों से, जिन जिन इलाकों से जो छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं, अगर वो अपने घरों को लौट के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से इस चुनाव में इसका भी फायदा जो है सरकार, प्रदेश सरकार, उसको मिल सकता है। बिल्कुल विवेक, लेकिन जिस तरीके से अभी बात की जाए कुछ पुरानी योजनाओं की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन की अगर बात की जाए जो स्कीम को लेकर के मांग की जा रही है उस पर आश्वासन दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तरीके का कोई भी आश्वासन इन मुद्दों पर नहीं आया है। ऐसे में क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि सत्ता पक्ष को? क्या कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत आप समझते हैं? क्या कहना है इस पर? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा चल रहा है, लंबे समय से राज्य कर्मचारी जो हैं वो इसको लेकर पीड़ित हैं। उनकी लगातार यही मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल कर देना चाहिए जिस तरीके से पहले जो नियम थे उसको, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया ना आना इस बार नुकसान का ये एक कारण बन सकता है इस चुनाव में। और कहीं ना कहीं से मुझे लगता है इस पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया प्रदेश सरकार को अपनी देनी चाहिए। जिस तरीके से एक भारी तादाद राज्य कर्मचारियों की है तो ऐसे में उनकी एक मांग है, पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, तो उसमें कुछ ऐसी एक राहत, एक ऐसी भरी बात, कुछ एक ऐसा योजना, कुछ ऐसी चीज उनके सामने आनी चाहिए जिससे उनकी जो नाराजगी है ये दूर हो। राज्य कर्मचारियों की संख्या की बात की जाए तो भारी संख्या में ये प्रदेश में मौजूद है और इन इलाकों में भी जहां पे आज चुनाव होने हैं, 10 जिलों में चुनाव होने हैं, यहां पर भी ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं से इनको कुछ राहत जैसी चीज मिलेगी तो इसका फायदा सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है। बिल्कुल राहुल, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से बात की जा रही है, समाजवादी पार्टी ने तो पुरानी पेंशन बहाली पर अपनी तरफ से आश्वासन दे दिया है, लेकिन जो सत्ता में है उसकी तरफ से आश्वासन नहीं आता है, तो इसका क्या मायने समझे जाए? जो अभी सत्ता में नहीं है, क्या उनके लिए आश्वासन देना आसान है क्योंकि उनके पर अभी उतना प्रेशर नहीं है कि जो आश्वासन दिया गया किस तरीके से उसे पूरा किया जाएगा? क्योंकि फिलहाल उनकी जो मंशा होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसी तरह सत्ता में आने को लेकर के हो सकती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, कैसे हालात बनते दिख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का आश्वासन दिया। और निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सत्ता में नहीं है वो कहीं ना कहीं वोटों को लुभाने के लिए असंभव प्रयास करते हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही गई, इसके अलावा बसों पे सरकारी नौकरी में महिलाओं के रक्षण की बात कही गई, महिलाओं को रक्षण देकर कांग्रेस मैदान में। तो निश्चित तौर पर वादे तो बहुत किए गए हैं क्योंकि उनको सत्ता में आना है किसी तरह और उन्हीं वायदों के जरिए वो सत्ता में आ भी सकते हैं। और इसीलिए चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उन्होंने कई वायदे किए हैं आम लोगों से जुड़े हुए, लेकिन अपनी परीक्षा तब होती है जब जनता इनको सत्ता देती है, जब सत्ता की चाबी इनके हाथ में सौंपती है तब पता चलता है कि जो वायदे किए गए हैं, क्योंकि लगातार आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि सरकार ने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें कई वायदे पूरे नहीं किए गए हैं। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जितने भी संकल्प पत्र में उन्होंने वायदे किए थे उसमें करीब 90 से 92% उन्होंने काम पूरे करके दिखाए हैं। तो निश्चित तौर पर जो चुनाव है वो घोषणाओं का ही पूरा जादूगरी होती है कि किस तरह से किन घोषणाओं में जो वोटर हैं उनको लुभाया जाए, उनको अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लालच दिया जाए। लालच भी कहा जा सकता है क्योंकि घोषणाएं कैसे लालची है आम मतदाताओं के लिए। निश्चित तौर पर देखना होगा कि जनता क्या, जिस तरह से विपक्ष ने वायदे किए, जिस तरह से अपना संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी किया है, क्या उनके साथ आती है। और निश्चित तौर पर जो वर्तमान में जो सरकार है उनकी जो योजना है, उनकी जो दावे हैं उनसे प्रभावित होकर उनके पक्ष में मतदान करती है। क्योंकि 6 चरण का मतदान हो रहा है, इसके बाद 7 तारीख को 7वें चरण का मतदान होगा। हर पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आज बनारस में तमाम दिग्गज इकट्ठा हो रहे हैं। विपक्ष की तरफ से खुद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आई है, कल उनका भी बनारस की सड़कों पर विरोध हुआ है। तो निश्चित तौर पर सभी पार्टियां पूरी तरह से जान झोंकी हैं, वायदे कर रही हैं, लगातार ट्विटर, सोशल मीडिया पर लोगों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि जनता किसका साथ देती है, क्योंकि 10 मार्च को जब मतगणना होगी तब तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने आखिर किस पर भरोसा किया। विपक्ष जिस तरह से वायदे किए थे, क्या विपक्ष जनता को लुभाने में कामयाब हुआ या जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास किया है? जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल, और यही वजह होती है कि लगातार मतदाताओं से ना सिर्फ वोट देने की अपील की जाती है, ये कहा जाता है कि वोट दें, बल्कि ये भी कहा जाता है कि बहुत ही सोच समझ करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। विवेक, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उनका इलाका ये, यहीं से निकले हैं वो, और अगर बात की जाए तो सूबे के मुखिया है वो,
और प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे के पूरे स्टेट का, और ऐसे में इलाकाई लोगों को संतुष्ट रख पाने में, उनको खुश रख पाने में, उनके वोट हासिल करने में कितना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है एक बड़े लीडर का जो उभर चुका है, जो मुखिया बन चुका है। और ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां आपको लगती हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर से? जी देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर उनका घर है, लंबे समय से वहां पर रहते आए हैं। अब बात यहां पे ये आती है कि वहां की जनता उन्हें कितना सपोर्ट करती है। तो अगर जनता सपोर्ट तब करेगी जब जनता से जुड़ाव होगा जी। तो ज्यादातर समय सत्ता में आने के बाद, सीएम पद पे आने के बाद ज्यादातर समय उन्होंने गोरखपुर में भी दिया है और सीधे तौर पर उन्होंने जनता से जुड़ाव रखा है। कितना चाहती है जनता, अगर इस विषय बात की जाए तो कई बार के उनका वहां से सांसद होना इस बात को प्रमाणित कर देता है कि वहां की जनता के अंदर योगी आदित्यनाथ को लेकर कहीं ना कहीं प्रेम स्नेह की भावना है। तभी इतनी बार से वहां पर से सांसद हुए और वहां पर उनका इतना जो बोलबाला देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं से ये चीज साफ तौर पर सामने आ रही है कि इस बार के चुनाव में भी जब कोई घटना तो घटित नहीं हुई है गोरखपुर में कि कुछ लोगों के अंदर नेगेटिविटी आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए, तो जिस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से जनता को समय दिया है, जनता का साथ अब तक उन्हें मिल पाया है, तो इस बात की भी कयास लगाई जा सकती है कि आने वाले समय में भी उनको, इस वाले चुनाव में भी उनको जनता का साथ मिलेगा। और जिस तरीके से वो आश्वस्त दिख रहे हैं, जिस तरीके से वो उत्साह उनके अंदर दिखाई दे रहा है, तो ये लग रहा है कि गोरखपुर की जनता का साथ इस बार उन्हें मिलेगा और ये सीट, जो सदर की सीट है, वो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जा सकती है। बिल्कुल। अभी एक बात की जाए, 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, छठवां चरण है ये। जिन इलाकों में ये मतदान हो रहा है, किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है, किसके लिए साख बचाए रखने का सवाल बन रही है ये सीटें? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए, देखिए जिस तरीके से बात अगर 2017 चुनाव की जाए तो 2017 चुनाव में 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन इलाकों से, इन्हीं 10 जिलों से आई थी। और ये जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2017 का चुनाव बिल्कुल नहीं रहा था। अगर इस बार मोस्ट पॉजिटिव की बात की जाए, ज्यादातर सकारात्मक रुख से भी देखा जाए, तो अगर समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें ज्यादा में मिल जाती हैं तो चुनौती ये एक सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए होगी। थोड़ी बहुत ज्यादा भी सीटें मिल जाती हैं, फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं पीछे नजर आती हुई इन इलाकों में दिखाई दे रही है, इन जिलों में दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं से बात अगर चुनौती की जाए तो ये समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती होगी और भारतीय जनता पार्टी उम्मीद की जा सकती है कि इस बार फिर से इन सीटों पर काबिज होगी। बिल्कुल, तो उम्मीद की जा सकती है। राहुल, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी। जिस तरीके से 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है किसकी पकड़ इन सीट पर ज्यादा है? मुख्य जो प्रतिद्वंदिता है, किन दो पार्टियों का अगर नाम लिया जाए तो किन के बीच में? देखिए, निश्चित तौर पर 2017 की जिस तरह से तस्वीर सामने आई थी, पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। शायद यही वजह थी कि 325 सीटें आई थी। लेकिन इस बार जैसा मैंने पहले भी कहा, स्थितियां बदल चुकी है। पश्चिमी यूपी में जहां किसानों का मुद्दा हावी था, तो पूर्वांचल आते आते जो जमीनी मुद्दे हैं वो हावी है। और निश्चित तौर पर जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। लेकिन समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में थोड़ा सा एज इसलिए है क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जिन छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, वो छोटी छोटी अधिकतर पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ। और निश्चित तौर पर जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें छोटी छोटी जो पार्टियां होती है उनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है। और पिछली बार जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो निश्चित तौर पर इन छोटी पार्टियों का अहम योगदान था। उसमें ओम प्रकाश वाजपेयी की पार्टी थी, निषाद पार्टी थी, कई अन्य पार्टियां थी। लेकिन इस बार कई ऐसी पार्टी है जो समाजवादी पार्टी के साथ छोटी छोटी पार्टियों ने गठबंधन किया। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टियों की जो रैली में जिस तरह से जनसभा या रोड शो में जिस तरह से भीड़ ओढ़ रही है, निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बना रहा है पूरे चुनाव के दौरान। शायद यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमान संभालनी पड़ी। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता थे वो चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे थे। और निश्चित तौर पर जो चुनाव है वो पार्टी की है। लेकिन जिस तरह से पार्टी चरण से पहले अमित शाह ने मायावती की तारीफ की थी कि वो भी अच्छा चुनाव लड़ रही है, उनका जो वोट बैंक है वो उनके साथ, और साथ ही साथ अल्पसंख्यक का वोट भी उनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बीएसपी भी अब काफी अच्छी तरीके लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में लगातार एक ये कहा गया है कि जब कांग्रेस की कमान एक महिला ने संभाली है, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने जिस तरह से पार्टी की सत्ता संभाली थी तो कांग्रेस की सरकार ने काफी लंबे समय तक राज किया था। और एक बार फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रियंका गांधी की कंधों पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ रही है और 400 सीटों पर उसने अपने प्रत्याशी उतारा। और निश्चित तौर पर कांग्रेस में जो पहले एक सूनापन था, लहर निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में जगी है। कई कार्यकर्ता जो
पूरी तरह से जमीनी स्तर से गायब हो गए थे, वो हाथों में झंडा लेकर मैदान में उतर चुके। तो निश्चित तौर पर लड़ाई तो है, लेकिन जो मेन लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है कि एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम जो मुद्दे हैं जिसको विपक्ष घेर रहा है उसका नुकसान वहां पड़ सकता है। और 2017 से 2022 के बीच तमाम ऐसी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। हो सकता है कि जो टक्कर है वो काफी कांटे की टक्कर हो, और उत्तर प्रदेश का इतिहास भी रहा है कि कभी भी जो सरकार बहुमत में आई है वो दोबारा वापस सत्ता में नहीं आ सकी है। बिल्कुल, तो इतिहास को ध्यान में रखते देखिए दोनों से ही, आप दोनों ने ही जिस तरीके से बातें बताई, तथ्य रखे, ये चीज तो स्पष्ट होती है कि मुद्दे हैं और उन मुद्दों की वजह से पहले जैसी स्थिति नहीं है। बारी बारी से एक ही सवाल आप दोनों से करना चाहूंगी, राहुल श्रीवास्तव आपसे भी, विवेक दीक्षित आपसे भी। मुद्दों की वजह से जनता को मौजूदा सरकार से उम्मीदें हैं या फिर नाराजगी है? अगर नाराजगी है तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा, या उम्मीदें हैं तो उम्मीदों के क्या मायने समझे जाए? विवेक, सबसे पहले आपसे जवाब चाहेंगे। जी देखिए, अलग अलग मुद्दे हैं और अलग अलग उम्मीदें भी हैं और नाराजगी भी है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर नाराजगी है, जैसे अभी राहुल जी ने बताया जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा, उसको लेकर निश्चित तौर पर जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके अंदर नाराजगी देखी जा रही है। जिस तरीके से पलायन जैसी चीजें सामने आई, बेरोजगारी के मुद्दे रहे या महंगाई के मुद्दे रहे, अगर इनकी बात की जाए तो इन मुद्दों को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है। उसका असर भी इस विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से जो कार्य हुए हैं, प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार की जो नीतियां रही हैं, जिस तरीके से कोरोना काल में जो उपलब्धियां रही हैं प्रदेश सरकार की, या घर घर राशन पहुंचाने की जो नीति रही है, घर घर सिलेंडर या बिजली पहुंचाने की जो नीति रही है, ये सब जो नीतियां रही हैं जिसका सीधे तौर पर जनता को लाभ मिला है, तो इसका इस विधानसभा चुनाव में फायदा भी देखने को मिलेगा। और इससे अलग हट के अगर बात की जाए तो जो भी मौजूदा सरकार होती है, हर चुनाव में ये देखा जाता है, मतदान के दौरान ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं से उसे 5 से 10% का जो नुकसान है वो उठाना पड़ता है। तो ये नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ये जो पुरानी पेंशन बहाली जैसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे हैं, इसका नुकसान भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। और जो ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े रहे हैं, जनता को उसका लाभ मिला है, तो कहीं ना कहीं से इस बात का फायदा भी इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल। राहुल, आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी, जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं बनकर के सामने आई हैं, ऐसे में क्या ये नाराजगी का शक्ल ले चुकी है, रूप अख्तियार कर चुकी है, या फिर उम्मीदें हैं जनता को सरकार से? किस तरीके का माहौल आप देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अलग अलग धड़ा है जो अलग अलग मुद्दों पर वोट करने जाता है। जो निम्न वर्गीय है, मध्यम वर्गीय है, उसके लिए आज भी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये एक अहम मुद्दा है। कुछ धड़ा है जो अभी भी हिंदुत्व के नाम पर वोट डालता है, कुछ अभी भी एक धड़ा है जो हिंदुत्व के एजेंडे के विरुद्ध अपना मतदान करता है। तो निश्चित तौर पर मुद्दे तो है ही है, लेकिन ध्रुवीकरण की जो राजनीति भी हो रही है उत्तर प्रदेश में लगातार, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मुद्दों से राजनीति शुरू हुई थी और पूर्वांचल आते आते तक वो ध्रुवीकरण पे हो गई है। उसमें तमाम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, ये तमाम चीजें जो सामने चली आई हैं, निश्चित तौर पर इसका असर मिलेगा। लेकिन जो आम मतदाता है, जो गांव का मतदाता है, जो शहर में जो निम्न वर्गीय है, मध्यम वर्गीय है, वो आज भी अपने मुद्दों पर अंसारी वोट डालता है, क्योंकि उसको रोजाना इन चीजों से रोजाना रूबरू होना पड़ता है। महंगाई से बात कर लें या बेरोजगारी से बात कर लें या बच्चों की शिक्षा को लेकर बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, तो आज भी जो मतदाता है, जो निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, वो इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग करता है। जबकि एक धड़ा है जो हिंदुत्व को लेकर, एक धड़ा हिंदुत्व एजेंडे के विरुद्ध में, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन सही है कि 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर कौन सी पार्टी जनता को रिझाने में कामयाब हुई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल श्रीवास्तव आपका भी, विवेक दीक्षित आपका भी। तो लोकतंत्र का उत्सव है, जोर शोर से मनाया जा रहा है। मतदाताओं से अपील है कि बढ़ चढ़ करके और सोच समझकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे देश का भविष्य निर्धारित होगा। और फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News/।